नमस्कार दोस्तों, मैं अमीर हूँ अपने YouTube चैनल इतिहास अनफिल्टर्ड पर आपका स्वागत करता हूँ। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम जानेंगे 26 जनवरी के महत्वता को। जैसे कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और यह संविधान कैसे बना, आज थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के सदस्यों ने निर्णय लिया कि अब भारत को एक स्वतंत्र देश बनाना है, यानी उन्होंने भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग की और इसके लिए 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। उसी प्रकार जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा ने संविधान बनाया और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसमें संविधान सभा ने इस 26 जनवरी को एक जीवंत रखने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी को चुना। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उस समय देश अंग्रेजों द्वारा देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या एक और थी। इन देशों को तो तय था कि ये अलग होने हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कुछ छोटे छोटे रजवाड़े या राज्य थे जिनको स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर चाहे तो भारत में मिल सकते हैं या फिर स्वतंत्र अपना एक अलग देश बना सकते हैं। तो ये कम से कम 560 प्लस रियासतें थी, जिनको जब भारत में संविधान लिखा जा रहा था 1947 से 1949 के बीच, उसी समय वल्लभ भाई पटेल द्वारा इन 560 रियासतों को जोड़ने का काम किया गया। इनमें से कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी और कुछ ही रियासतें ऐसी थी जो भारत के मध्य में थी, या टेरिटरी में भारत की भी थी और वे रहना पाकिस्तान के साथ चाहती थी। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें कभी सम्मान देकर तो कभी डराकर इन रियासतों को अपने अंदर मिलाना चाहा। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि भारत का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया या फिर लौह पुरुष कहा गया। बात है 1947 की। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन भारत एक नहीं बल्कि 550 या ये कहीं 560, कहीं कहीं 562 और 565 तक रियासतों का जिक्र किया जाता है, में टूट चुका था। तो अब जो इंडिया के लिए संविधान शुरू में लिखा जा रहा था वो था जिस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, यानी उन्होंने डायरेक्ट उस पर शासन किया था, तो उन पर के लिए संविधान लिखा जा रहा था। लेकिन भारत को एक जोड़ने का काम किया वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्रम में उन्होंने क्या किया, जितने भी देसी रियासतें थी या रजवाड़े थे उन सबको बुलाया, उनकी मीटिंग ली और उन्हें समझाया कि भारत के लिए एक संविधान लिखा जा रहा है और आप भारत में रहना स्वीकार करें और संविधान सभा में अपनी सीट ग्रहण करके अपनी समस्याओं या फिर अपने पद को बचाने के लिए कार्य करें। उनमें से बहुत से रियासतों ने तो समर्थन दिया, जैसे पटियाला, बड़ौदा, जोधपुर, बीकानेर, ऐसी कुछ बड़ी रियासतों ने पहल की और उन्होंने वल्लभ भाई पटेल की बात का सम्मान किया। लेकिन कुछ रियासतें थी जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और त्रिभुवनकोर, इंदौर, भोपाल, ऐसी कुछ बड़ी रियासतें थी जो या तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी। अब इन्हीं रियासतों को मिलाने में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ, उन्हें कभी सम्मान देकर तो कभी डराकर मिलाना चाहा। अब आज हम उन्हीं रियासतों का जिक्र करेंगे कि कैसे भारत का एकीकरण हुआ। पहले हम जिक्र करेंगे जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत के शासक थे महाबत खान।
जूनागढ़ रियासत में करीब 80% जनता हिंदू थी, लेकिन शासक एक मुस्लिम शासक था। यह और जूनागढ़ भारत की टेरिटरी के बिल्कुल मध्य में, यानी यह गुजरात के जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, जैसे यहां गुजरात है तो ये जूनागढ़ का एरिया है, जूनागढ़ रियासत यहाँ पर। तो महाबत खान जिन्ना के साथ मिलकर वहां पर वह पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें डराया कि अगर ये पाकिस्तान के साथ जाते हैं तो इनकी रसद पानी या खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। और कहा कि क्या ये खाने के लिए या फिर रहने के या फिर जरूरतों का सामान हेलीकॉप्टर से मंगवाएंगे। तो इस प्रकार इन्होंने उन्हें डराने की कोशिश की। जूनागढ़ के जो ये शासक थे महाबत खान, इनको कुत्तों का बहुत बड़ा शौक था। इनके पास करीब 800 कुत्ते थे। तो इन्होंने वहां पर जो 800 कुत्ते थे, तो इन्होंने कुत्तों की शादी, 2 कुत्तों की शादी भी करवाई थी, जिन पर बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। लेकिन जैसे ये जिन्ना से मिलते हैं तो यहाँ की जो जनता है ये विद्रोह कर देती है और एक अस्थायी सरकार का निर्माण कर देती है, जिसके बाद महाबत खान डर जाते हैं और ये देश छोड़कर और अपने कुत्तों के साथ देश को छोड़ देते हैं और पाकिस्तान चले जाते हैं। उसके बाद 1948 में जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाता है और इसी के साथ एक रियासत है हैदराबाद। हैदराबाद के शासक थे निजाम उस्मान अली खान और एक इनके सेनापति थे कासिम रिजवी। वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को भारत की पेट का कैंसर मानते थे, क्योंकि यह इसे मिलाना भारत के लिए एक बड़ी समस्या था। क्योंकि निजाम उस्मान अली खान जो हैदराबाद रियासत है इसको स्वतंत्र रखना चाहते थे और निजाम उस्मान अली खान उस समय विश्व के सबसे अमीर आदमियों में थे और इनकी अपनी एक अलग लड़ाकू सेना भी थी जिसे रजाकार कहा जाता था। जैसे ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, इन रजाकारों ने जो हिंदू थे उन पर या महिलाओं पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए, यानी उन्हें मारना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी ने किया था। निजाम उस्मान अली खान एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, तो इन्होंने इसके लिए पाकिस्तान से मदद भी मांगी थी और इन्होंने पाकिस्तान से अनेक हथियार मंगवाए थे भारत को के साथ युद्ध करने के लिए। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने 13 सितंबर 1948 में एक पोलो ऑपरेशन चलाया। अपोलो ऑपरेशन चलाने की एक वजह थी क्योंकि जो ये थे निजाम उस्मान अली खान, ये उस टाइम यूएनओ में चले गए थे कि वे भारत के साथ नहीं रहना चाहते, एक अलग देश बनाना चाहते हैं। लेकिन जब यूएनओ में बहस चल रही थी उसी टाइम वल्लभ भाई पटेल ने एक पोलो ऑपरेशन चलाया था। इसमें मतलब भारत डायरेक्ट इस पर हमला नहीं कर सकता था, तो वल्लभ भाई पटेल ने फौजियों को पुलिस की वर्दी पहनाई गई, जिसे एक पुलिस ऑपरेशन कहा गया और हैदराबाद पर 5 तरफ से आक्रमण किया। तो उन्होंने मात्र 5 दिन में यानी 17 सितंबर तक हैदराबाद के निजाम की सेना को हराया और उसे बाद में मिलने के लिए मजबूर किया। तो जब ये यूएनओ मैटर चल ही रहा था तो उसके बाद ये इसमें शामिल हो जाते हैं, यूएनओ में कोई फैसला नहीं आ पाता, तो निजाम उस्मान अली अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं और कासिम रिजवी को जेल भेज दिया जाता है, जिसमें छूटने के बाद वे पाकिस्तान चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक रियासत और है त्रावणकोर। यहाँ के एक बड़े जमींदार थे सीपी रामास्वामी अय्यर।
ट्रावणकोर केरल की एक रियासत थी जो कि उस समय बहुत ही अमीर और खनिज पदार्थों के हिसाब से बहुत ही सक्षम रियासत थी, जिसने पाकिस्तान के साथ कई समझौते किए थे और उसी के साथ इन्होंने वहां से कुछ हथियार भी मंगवाए थे। लेकिन सीपी रामास्वामी किसी संगीत सम्मेलन में गए हुए थे जहां पर एक आम नागरिकों द्वारा इन पर हमला जान से मारने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद इन्हें समझ में आता है कि जो जनता है वो भारत में रहना चाहती है। उसके बाद ये अपने राजा को पत्र लिखकर उसे भारत में शामिल होने के लिए कहते हैं। इसी के साथ छोटी छोटी और रियासतें थी कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक है जोधपुर। जोधपुर के महाराज थे उस टाइम अनुवंत सिंह। और अनुवंत सिंह को जिन्ना ने लालच दिया था कि वे कराची के पोर्ट से जितना चाहे व्यापारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनसे जो इनके सचिव थे एक वल्लभ भाई पटेल के वीपी मेनन, जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपना उनका साथ वल्लभ भाई पटेल का साथ दिया था, तो वे इनसे बात करते हैं और इन्हें बताते हैं कि अगर वे पाकिस्तान के साथ शामिल होते हैं तो इससे यहाँ की जनता भड़क सकती है। तो फिर बाद में वल्लभ भाई पटेल के प्रेशर से ये भी उसमें भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ एक और रियासत है भोपाल, और भोपाल के शासक थे हमीदुल्ला खान। ये जिन्ना के बहुत करीबी थे और भोपाल को ये या तो पाकिस्तान में रहना चाहते थे या फिर स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें इनके ही रियासत में पब्लिक को भड़काने का डर दिखाकर इन्हें मिलने के लिए मजबूर कर दिया। और इसके बाद तकरीबन पूरे भारत का एकीकरण होने के बाद एक रियासत थी जो जम्मू कश्मीर। और यहाँ के शासक थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ एक दूसरे के विपरीत थे, क्योंकि वहां शासक मुस्लिम था और जनता हिंदू थी, जबकि यहाँ शासक हिंदू था और 80% जो जनता है वो मुस्लिम थी। ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। अब इसमें नेहरू ने अपना स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया और वल्लभ भाई पटेल को इससे दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने लगभग सभी रियासतों का विलय कर लिया था, लेकिन इसकी जिम्मेवारी जवाहरलाल नेहरू ने ली थी, जो कि बाद में एक बड़ी गलती साबित होती है राजनीतिक दृष्टि से। उसमें क्या होता है कि जब जम्मू कश्मीर भारत से ये इन्होंने स्वतंत्रता रहने की घोषणा की, तो पाकिस्तान ने 1947 में ही कबीलाइयों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। और जब ये हमला करते करते श्रीनगर तक उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने भारत से इसकी गुहार लगाई कि वे उनकी रक्षा करें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कंडीशन रखी कि अगर ये विलय पत्र, अगर ये इनका जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करते हैं तो ही वे इनका साथ देंगे। इस पर हरि सिंह सहमत हो जाते हैं और भारत अपनी सेना को भेजकर पाकिस्तान को पीछे हटाने में सक्षम रहता है। लेकिन उस समय वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि वे जो पीओके आज का एरिया है, अगर हमारी सेना जीत ही रही है तो फिर पूरे कश्मीर को साथ लिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने से मना किया और इस मैटर को यूएनओ ले गई, जिसे जो मैटर आज तक उलझा हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के एकीकरण करने के लिए वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा गया और इसमें उनकी सहायता उनके सचिव वीपी मेनन ने की। यहां पर उन्होंने कभी सम्मान के साथ जो छोटी रियासतें थी, जैसे सम्मान के साथ कैसे, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनके शासकों को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया और उसके अतिरिक्त उन्हें एक स्थायी पेंशन देने की घोषणा भी की गई, जिस पर उस समय संसद में काफी विवाद हुआ कि अगर हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जहां पर सभी समान हैं तो फिर इनको पेंशन क्यों। इस पर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें बताया कि इन शासकों ने अपना जितना भी खजाना है वो भारत सरकार को दे दिया है, तो ये इतना डिजर्व करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारे संविधान ने इन सब रियासतों को एक साथ जोड़ने और वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से कैसे भारत एक राष्ट्र बना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।